हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। वेलकम टू राम क्लासेस पुन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए करवा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम अब आने वाला है, तो तैयारी भी हमें जोरों शोरों से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो आपको सेकंड थर्ड का वेट करना पड़ेगा। इसलिए एक जितना टाइम बचा है उतने टाइम में एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ जाए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको कुछ ना कुछ बात तो इससे जुड़ी याद ही रहे। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट को आता है कि चित्र विचित्र जो मेला है वो किस जनजाति से बिलोंग करता है। मेले का नाम क्या है? चित्र विचित्र। तो ये कौन सी किसके द्वारा मनाया जाता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो चित्र विचित्र मेला है वो जो गरासिया होती है ना, जनजाति भील और गरासिया, उनके बीच मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलों में से माना जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये कहाँ लगता है? साबरकांठा जिले में गुणबाखरी गांव में, जो कि राजस्थान के एकदम सीमा के ऊपर ही है। समझ में आ गया? अब इसका महत्व क्या है? ये आदिवासियों के लिए बहुत ही स्पेशल रखने वाला मेला होता है, और ये बोलिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले, यानी जो आदिवासी समाज वाले क्या क्या करते हैं ना, वहां से मतलब लोग बाहर बाहर से देखने के लिए आते हैं इस मेले को। इतना स्पेशल मेला होता है ये। नेक्स्ट आता है, जो भीलों के जो घर होते हैं ना, भील जो जाति होती है, उनके घरों को क्या कहते हैं? जैसे कि उनका जो सरपंच यानी मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं, तो उनका घरों का भी एक नाम होता है, तो उसको बोलते हैं टापरा या फिर कू। क्लियर हुआ? यानी जो भील जाति के जो घर होते हैं उनको टापरा या कू कहा जाता है। इसके साथ ही उनके जो जिनके झोपड़ी होती है ना, उसको बोला जाता है फला। समझ में आ गया? और कोई बड़ा गांव है तो उसको बोला जाएगा पाल, या फिर कोई बंगला है ना तो उसको सामूहिक घर या फिर पंचायती का मतलब है ना, उसे बंगले के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से नाम हो जाएगा? घर को बोला जाएगा टपुकरा या कू, झोपड़ी को बोला जाएगा फला, और जो बड़े गांव है ना, जो पूरा गांव है कोई, उसको बोला जाएगा पाल, और कोई मतलब कि बहुत बड़ा घर है ना उसको बोला जाएगा बंगला। क्लियर हो गया? यानी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान की संस्कृति विशेष स्थान दिया गया है। यानी जो राजस्थान की संस्कृति है उसको एक स्पेशल मतलब कि नाम क्यों दिया गया है, किसकी वजह से दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो अतिथि सत्कार होता है ना वो सबसे अलग होता है। यानी अपनी जो संस्कृति है, मतलब हम क्या मानते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है भगवान के समान होता है। तो हमारे राजस्थान की यही संस्कृति है जो हमें सबसे अलग रखती है, सबसे मतलब कि हटके रखने का काम करती है, कि हम जो अतिथि होता है उसको भगवान के स्वरूप मानते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस प्रकार से आता है, देखो राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं मौजूद हैं। जानते हैं ना कि शादी ब्याह की अलग होती है, मरने की अलग होती है, बच्चे होते हैं तो अलग होती हैं। उसी प्रकार से एक प्रथा होती है मोसेर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जाना जाता है मोसेर प्रथा को? तो ये बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो मोसेर प्रथा होती है वो होती है जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, यानी कि मतलब कि जो किसी के डेथ के बाद 12 दिन तक मतलब कि वो क्या होता है ना कि गरुड़ पुराण चलते हैं, यानी सब लोग आ के जाते हैं उनको मतलब कि सातवां दिन देखने की कोशिश करते हैं। क्रियाक्रम के बाद है ना, जो मतलब कि वो होता है ना, जो 12वें दिन का जो खाना होता है उसको बोला जाता है मोसेर। समझ में आ गया कि मोसेर क्या होता है? तो मोसेर का मतलब यही होता है कि जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, जो जीवित मुख्य हो जाता है, का मतलब होता है मृत्यु भोज, यानी मतलब कि शोक के बाद मतलब कि जो भी लोग आते हैं वो खाना खाकर जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस भोज का मतलब होता है कि जो परिवार को सांत्वना देने लोग आए हैं उनको मतलब कि कठिन मतलब कि इस ऐसे मतलब वक्त के अंदर उनको मतलब कि अपना मतलब कि सहारा देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनको मतलब कि सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है कि हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? जो हाडा राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी कौन-सी थी? तो वो हो जाएगा बूंदी। क्लियर हो गया? तो कौन-सी थी? बूंदी। कहाँ की थी? हाडा राजपूत चौहान वंश की शाखा थी, जो कि अग्नि वंश से संबंध रखते हैं। मतलब कि कहाँ पर आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए हाड़ौती क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर स्थित है, जो कि बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यानी राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी? बूंदी। क्लियर हो गया?
अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के सी आर दास किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान के सी आर दास के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौन से आएंगे, मुकुट बिहारी लाल भागुर, जिनको राजस्थान के सी आर दास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िए, जिनका आंसर आपको आता है उनके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। नेक्स्ट आता है कि गणेश्वर टीला किस जिले में स्थित है, एक टीले का नाम आता है गणेश्वर टीला, लेकिन तो वो किस जिले में स्थित होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो गणेश्वर टीला है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण युग का मतलब सभ्यता से बिलोंग करता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले यानी नीमका थाना तहसील के अंदर मिलता है। समझ में आ गया, यानी सीकर जिले के अंदर पड़ता है, जो कि कहाँ पर है, नीमका थाना तहसील में पड़ता है। अभी क्यों स्पेशल है फ्रेंड्स, पूछ ले तो, यहाँ पे यह एक प्राचीन मतलब अरावली की पहाड़ मतलब है ना, कि ढलान रेतों से बना हुआ एक कांतिल नदी का स्रोत है, इसकी वजह से ये फेमस है। अब वहां पर क्या क्या अवशेष मिले थे, कोई पूछे तो आपसे, तांबे के औजार, तीरे का सिर, मछली, चूड़ियां, छेनी आदि के अवशेष मिले थे। और इसकी खुदाई कब की गई थी फ्रेंड्स, तो की गई थी 1977 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर है। स्थान कौन सा हो जाएगा, सीकर जिले में नीम का थाला से मतलब कि 10 किलोमीटर दूर, मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर ये जगह पड़ती है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, यानी राजस्थान के मुस्लिम संत है मीरा साहब, उनकी दरगाह किस मतलब कहाँ पर वो स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रेंड तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, यानी जो कि अजमेर में है ना तारागढ़ दुर्ग, वहां पर ये स्थित है। कौन थी, मतलब कि मीरन साहिब थी, जिसको मतलब कि संत मीर सारण के नाम से जाना जाता है। क्या था वहां पे, दरगाह थी, कहाँ पर थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्लाटर कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान का जिब्लाटर कहाँ है, तो तारागढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का जिब्लाटर कहा जाता है। और यह दुर्ग अजमेर में ऐतिहासिक तारागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर दरगाह पर उर्स का आयोजित किया जाए, यानी जैसे कि हम मेला कहते हैं ना, उसी तरह से उनकी लैंग्वेज में इसे उसर का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी जो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर क्या स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, इसके बारे में बताना है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, जोधपुर में। समझ में आया। जो मेहरानगढ़ किला है, जिसको मेहरन किले के रूप से जाना जाता है, वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। अभी कब बनाया था, अगर कोई पूछे आपसे, तो 1459 के अंदर इस दुर्ग की मतलब स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और ये कि मतलब ये एक ऐसा मतलब कि पूरे देश में सबसे बड़े किलों में माना जाता है, सबसे मतलब नंबर 1 पे आता है ये। क्यों आता है, क्योंकि इसके जो किले की जो दीवारें हैं ना, वो 410 फीट ऊंची हैं। समझ में आया, यानी 410 फीट ऊंची, तो कितना ऊंचा हो गया ये दुर्ग। तो ये इसकी स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बताई। हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लकड़ी की जो होती है ना नकाशीदारी होती है, वहाँ के फर्नीचर बड़े फेमस है, तो वो कहाँ के फेमस है। जैसे कि भारत में दो जगह होती है जहाँ पे लकड़ी के फेमस पूरे मतलब विश्व में फेमस है, तो भारत की दो जगह है, और वो एक जगह हमारे राजस्थान में भी आती है। उसके बारे में आपको बताना है कि वो जगह कौन सी है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की हो जाएगी जोधपुर, और दूसरी आती है बरेली, जहाँ के मतलब कि फर्नीचर बहुत ही फेमस है। अब देखिए फ्रेंड्स, जोधपुर में मतलब क्या स्पेशल है इसके अंदर, तो इसमें ये स्पेशल हो जाएगा जोधपुर में कि राजस्थान का जो जोधपुर शहर है, वो एकदम पारंपरिक आधुनिक फर्नीचर, मतलब कि वहाँ के जो फर्नीचर होते हैं एकदम से मतलब कि उनकी कारीगरी मतलब है ना, अपनी संस्कृति को ऐसे प्रेजेंट करती है जिसके मतलब एकदम उभर के अलग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो बरेली है ना, वहाँ पर एक है जो सिकलापुर नाम के स्थान है, वहाँ के फर्नीचर भी पूरे मतलब कि वहाँ के जो कारीगर है ना, वो इस तरीके के डिजाइन करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, कि पूरे देश विदेश से लोग मतलब देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, इतने फेमस है वहाँ के। तो यूपी की बरेली और राजस्थान की जोधपुर हमेशा फेमस रहेंगी फर्नीचर के मामले में। नेक्स्ट आता है कि जऊद खां मेका जो मेवाती था, वो जो उरक खां मेवाती मतलब वादक है, किस चीज के वादक थे वो, नाम आ जाएगा जरूर खां मेवाती, उरुख खां मेवाती, तो किसके थे वो थे भपंग की। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सपेरा नृत्य, राजस्थान का एक प्रसिद्ध मतलब कि सुपर फास्ट यानी ऐसा नृत्य जो बच्चे बच्चे को पता होता है। सपेरा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे,
जो कानबेलिया लोग होते हैं ना, मतलब कि उसके जो नृत्य करते हैं वो लोग एकदम नागिन की तरह डांस करते हैं। यानी कुछ कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। यानी जो कानबेलिया समुदाय होता है बिल्कुल नागिन की तरह डांस करते हैं। तो सपेरा नृत्य के नाम से कानबेलिया जाति को जाना जाता है। और ये कहाँ की फेमस है? थार के रेगिस्तान में किया जाने वाला जो नृत्य होता है उनमें से एक होता है। इसमें सपेरा नृत्य और स्नेक चामर नृत्य दो इसके फेमस नृत्य होते हैं। और इसके साथ ही एक बात बताऊंगी ना, 2010 के अंदर इसको मतलब यूनिक जो होता है ना, यूनेस्को है, उन्होंने अपनी सूची में इसको शामिल किया है। इतना स्पेशल, यानी राजस्थान की कला और संस्कृति इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि मतलब कि यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। नहीं कहते ना कि सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसको मतलब कि अपने पक्ष में ले लिया गया है। और ये ऐसा होता है, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही डांस करते हैं एकदम नागिन नागिन की तरह। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? यानी जो महाराणा प्रताप थे उनकी छतरी कहाँ है, इसके बारे में बताइए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो महाराणा प्रताप की छतरी है वहां पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि कहाँ पर है तो बताइए। चावंड के पास है, बारडोली। समझ में आया? यानी बारडोली के अंदर वहां की उनकी छतरी है, जो कि कहाँ पर है? चावंड के पास आती है, जो कि गांव में स्थित है। स्थान हो जाएगा चावंड के पास बारडोली। विशेषता क्या है? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए वो जगह बहुत ही फेमस की गई है। समझ में आया? 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। जिससे उनका मतलब कि वहां पर उनका चावंड किला बना था, जो कि मतलब कि पूरे भारत के अंदर मतलब फेमस है। समझ में आ गया? और महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ झील के बीच बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का निधन उनके सख्त धनुष पंचांड करते समय एक अंदरूनी चोट लगने से हुआ था। समझ में आ गया? जो महाराणा प्रताप थे उनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी? वो जो धनुष होते हैं ना, जो प्रत्यंचा धागे से वो लगाते हैं, तो उनको एक अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं, जो चरी नृत्य होता है वो किस जाति द्वारा, उनकी महिलाओं द्वारा किया जाता है? नाम क्या जाएगा? चरी नृत्य। कौन करता है? ये जो गुर्जर जनजाति की जो लेडीज होती है ना वो करती हैं चरी नृत्य। नेक्स्ट आएगा, नोगजे का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नाम हो जाएगा नोगजा जैन मंदिर। तो कहाँ पर किया जाता है ये? अलवर के अंदर किए जाने वाला फेमस नृत्य में से एक आता है नोगजा जैन मंदिर, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सबसे कम विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी जो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान तो मतलब कि इतना स्पेशल है, यानी कि ना हवा महल, लाल किला, लाल किला तो दिल्ली के अंदर है, कि जयपुर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आमेर का किला, मतलब कि जल महल, ये सब चीज देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं। जैसे जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। यानी हमारे राजस्थान के अंदर हर जिले की एक अलग ही खासियत होती है। तो मतलब कि दूसरे देशों से भी लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो किस लिए आते हैं? तो उनकी मतलब संस्कृति में दिखाते हैं कि मतलब कि पहले के टाइम पे लोग किस प्रकार से क्या क्या करते थे, उनके इतने बड़े बड़े महल थे, किस प्रकार से वो क्या करते थे। तो वो है ना, बाहर के लोग है ना, इनको जाने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए वो लोग आते हैं। तो किस महीने में सबसे कम आते हैं ये बताना है, यानी किस में सबसे ज्यादा आते हैं और किस में सबसे कम आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नवंबर और जून के अंदर सबसे कम और ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ना, नवंबर तो मतलब कितना अच्छा मौसम होता है ना, कि गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो मतलब एक अच्छा मौसम के तौर पे जहाँ पे सबसे अधिक आते हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो जून में सबसे कम आते हैं। तो जून में गर्मी तो वैसे सबसे ज़्यादा पड़ती है, और राजस्थान में गर्मी तो सबसे ज़्यादा पहले ही पड़ती है। तो जून में सबसे कम आते हैं, बल्कि नवंबर में सबसे ज़्यादा आते हैं। समझ में आ गया? और नेक्स्ट आता है, रानी उमादे, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? रूठी रानी। तो उसके बारे में बताइए कि वो किस शासक की पत्नी थी। इतिहास की में पहली थी रूठी रानी, जो कि रानी उमादे के नाम से फेमस थी। बताइए वो किसकी थी? वो थी राव मालदेव की पत्नी थी। समझ में आ गया कि कौन थी? नाम क्या था? उनका नाम था उमादे भाटियानी। समझ में आ गया, जिनको रूठी रानी के नाम से जाना जाते हैं। अब उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है तो ये बताइए, क्योंकि बार बार पूछ लेते हैं कि भाई उनका नाम तो अच्छा था, रानी भटियानी, मतलब उमादे भटियानी, लेकिन उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है? तो एक बात कही जाती है कि एक दासी को लेकर मालदेव से वो रूठ गई थी।
समझ में आ गया? यानी एक दासी के लिए वो राजा मालदेव से रूठ गई थी, इसीलिए उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाने लग गया। यानी कमाल की बात है, एक दासी को लेकर रूठ गई तो उनका नाम इतिहास में पड़ गया रूठी रानी। समझ में आ गया? ऐसा हमारा इतिहास है। अब बताइए कि उमादे का संबंध किससे है? तो जैसलमेर के अलावा रावल लूणकरण सिंह की बेटी थी रानी उमादे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान जो स्थापत्य कला है उसके जनक कौन है? रावण महाराणा कुंभा है जो इसके स्थापत्य कला के जनक के तौर पर माने जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? यानी जो नंदिनी माता तीर्थ है वो किस जिले में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे के अंदर वांगड़ में स्थित है। समझ में आ गया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर है, जो कि कहाँ पर है? बड़ौदिया कस्बे में वांगड़ में स्थित है। यानी आपको जिले का नाम दिया गया है, जगह का नाम तो मतलब कि बहुत डीपली चला जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे तो भी नहीं समझ कर पाओगे। तो राजस्थान का राज्य होता है बांसवाड़ा, वहां पर एक जिला है बड़ौदिया, वहां पर वांगड़ के पास नंदिनी माता का मंदिर मतलब तीर्थ के बना हुआ है। समझ में आ गया? जिसे वागड़ का पागड़ भी कहा जाता है। नहीं, वागड़ का पावागढ़ किसे कहते हैं? नंदिनी माता तीर्थ को कहा जाता है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे में, स्टेट हाईवे के पास पर ही है। और इसका दूसरा नाम क्या जाएगा? वागड़ का पावगढ़ इसका विशेष नाम हो जाएगा। और इसकी मतलब विशेषता क्या होती है? यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के विशाल एक चोटी के मतलब के ऊपर बना हुआ है, यानी पहाड़ के ऊपर बना हुआ मंदिर है। समझ में आ गया? और मंदिर तक पहुंचने के लिए मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक बोले ना, तो 500 सीढ़ियां बनाई गई हैं, यानी सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर में जाया जाता है। हो गया? नेक्स्ट आता है राजस्थान में पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? बताइए, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे जिन्हें मतलब कि बहुत स्पेशल माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? महाराजा सवाई सिंह मान द्वितीय, जो कि राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख थे। समझ में आ गया? इन्होंने क्या क्या काम किए थे? इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा काम किए थे, मतलब कि है ना, संविधान में भी काम किए थे, मतलब कि ना कि मतलब कि ना कि वो रा, राजस्थान के राज प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी अब क्वेश्चन बताइए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में कमेंट में अच्छे से बताना कि राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कौन जानते हैं। नाम तो मैं आपको बता देती हूँ कौन था। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 के अंदर अपना पदभार संभाला था। उनकी नियुक्ति कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी नियुक्ति उन्होंने की थी। समझ में आ गया? इसके साथ ही उन्होंने 1955 से लेकर 56 में दिल्ली मतलब कि दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया था, जिन्होंने राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर भी काम किया था। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।